नमस्कार, मैं रहबर सिपारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी अमित शाह के बयान से बुरी तरह फंसी भारतीय जनता पार्टी की। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू द्वारा किए जा रहे भाजपा को ब्लैकमेल की, डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई मुश्किलों की और सीरिया में लगातार तेजी से बढ़ रही जंग। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारत की राजनीति में इस टाइम काफ़ी उथल मची हुई है और विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और उसको लेकर समूचे देश में इस वक्त धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ भारत के इतिहास में, शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जगह जगह पे जलाया गया। जिस प्रकार से न सिर्फ दलित बल्कि पिछड़ा वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे, ऐसा पहली बार हुआ कि बड़ी संख्या में दलितों और पिछड़ों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग किया। दरअसल अमित शाह ने जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बयान दिया, हम उस बयान को आपके सामने दोहराने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इसके पहले वाले वीडियो में बता भी चुके हैं कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ को लेकर कुछ टिप्पणी की। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वहां पे भी वो फंसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारत, उन्होंने ये भी कहा कि भारत अ, बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ साथ वीर सावरकर को भी भुला नहीं सकता, उनके योगदान को भुला नहीं सकता, दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। यानी कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ साथ उन्होंने वीर सावरकर को भी साथ सत्यकादियों के साथ जोड़ दिया। जबकि ऐसा है ही नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा से वीर सावरकर के खिलाफ ही रहे, क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो वीर सावरकर ने यानी कि और इसके अलावा आरएसएस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को जब वो उन्होंने बौद्ध धर्म अख्तियार किया था, बौद्ध धर्म उन्होंने चले गए थे बौद्ध धर्म में, तो वहाँ पे कहा गया था कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं वो अ, भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, ये कहा गया था। बहरहाल विपक्ष को जिस प्रकार से बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला और भारतीय और कांग्रेस के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन इसको लेकर मैदान में उतर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जितना दबा रहा है या वो जितना कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, उतना ही वो खुद ही फंसता हुआ चला जा रही है। अमित शाह ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन दबने के बजाय और उभर गया। एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाने का कोशिश किया गया, लेकिन जैसे कि पता है कि नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक और घटक शिंदे भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और चंद्रबाबू नायडू ने इशारों इशारों में ये कह दिया कि आपको हम सबको मिलाकर चलना होगा। यहाँ तक उन्होंने एक बयान भी जारी किया और बयान में कहा कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है और अब ज़्यादा होने की ज़रूरत है। यानी कि उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि जो भी काम करना हो बगैर हमसे पूछे मत करो। चंद्रबाबू नायडू वैसे भी बड़े ब्लैकमेलर माने ही जाते हैं और कहा भी जाता है कि जब भी वो सरकार में बैठते हैं तो केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं और बदले में केंद्र सरकार से काफ़ी कुछ हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। वही ऐसा हो भी रहा है। बहरहाल देखना तो ये होगा कि अभी ये मुद्दा आगे और कहाँ तक जाता है। लोकसभा चुनाव से ही ये मुद्दा उठा था कि संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर काफ़ी मुद्दे को गरमाया भी गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई और उसको सहारा लेना पड़ा चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का। वह वही मुद्दा तेजी के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ा, जबकि आगामी दिनों में बिहार और दिल्ली में चुनाव होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका काफ़ी असर पड़ेगा। फिलहाल बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ। वहाँ पे बीपीएससी की परीक्षा को लेकर वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही वो सभी ज़्यादातर छात्र छात्राएं हाथ जोड़ कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच पुलिस कर्मी वहाँ पहुंचे, उन्होंने उन पर लाठियां भी भाजी। ऐसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार को चला पाने में सक्षम नहीं है और वो सफल भी नहीं हो रहे, लगातार फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरी बना रही है और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि चुनाव में जिसके विधायक ज़्यादा होंगे उसी का मुख्यमंत्री भी होगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वो यही वजह है कि नीतीश कुमार जो हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से करीबी बना है। हालांकि ये पता नहीं ये क्या है, नाटक है कि निराकुश्ती है या फिर
वाकई में विरोध है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अपना वोट बैंक बचाना है। जिस प्रकार से अमित शाह ने जो बयान दिया उसका असर तो बहरहाल पड़ ही रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अपना दामन बचाना चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो उनके बयान से ख़त्म ना होने पाए। यही वजह है कि वो लगातार दूरियां बना रहे हैं और विरोधाभास दोनों के बीच में तेजी के साथ हो रहा है। उधर गिरिराज सिंह जो हैं एक बड़े नेता भी बनते हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा कि एक नया शोषा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। शायद वो ऐसा कहकर नीतीश कुमार की जो गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको सँभालना चाह रहे होंगे। हालाँकि नीतीश कुमार को किस बात पर भारत रत्न दिया जाए, क्या उनको जो पलटू राम की जो उपाधि उनको बल्कि मिल चुकी है, कि बार-बार पलटते हैं, क्या उसी के लिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इसको भी स्पष्ट होना ज़रूरी है। बहरहाल बात किया जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी मुश्किलें एक बार बढ़ना शुरू हो गई हैं, कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे बैठे भी नहीं हैं। उनको 20 जनवरी को कुर्सी पे बैठना है, लेकिन उससे पहले ही वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। पूर्व सुरक्षा सलाहकार जो उनके अमेरिका के थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सरकार चलाने की क्षमता नहीं है, उनको समझ नहीं है और वो कोई भी फैसला जो है वो बगैर सोचे समझे करते हैं। और सामने जब कभी कोई बैठक होती है, सामने वाले के चेहरा देख के उसी के हिसाब से वो फैसला लेते हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार चलाने के लायक ही नहीं है। पर इससे लेके अब वहाँ पर हंगामा है, वहाँ की भी राजनीति गर्म है। अंत में बात किया जाए सीरिया की, सीरिया में जंग तेज़ है। जुलानी साहब जो हैं वैसे भी पैंट शर्ट टाई में आ ही गए हैं और वो पूरी तरह से ईरान के विरोधी हो रहे हैं और इजराइल के समर्थक बन रहे हैं। हालांकि ऊपरी तौर पे वो कहते हैं कि इजराइल को हम समर्थन नहीं करते, हम इजराइल को अंदर आने नहीं देंगे, लेकिन जो माहौल वहाँ का है उस माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि इजराइल जल्दी दमिश्क पे भी कब्जा कर लेगा। ईरान भी फिलहाल चुपचाप है, वो सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है, वॉच और वेटिंग के इंतजार में है। वही देख रहा है कि आखिर आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है। बहरहाल फिलहाल मिडिल ईस्ट में लगातार जंग जारी है, वहाँ जंग समाप्त होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। आगे देखना होगा अभी और क्या क्या होता है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।